हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो क्लास 12th की बिज़नेस स्टडीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम चैप्टर 3 देखने वाले हैं जो कि है बिज़नेस एनवायरनमेंट। पहले 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये चैप्टर छोटा है इसलिए हम इसको एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बिज़नेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। ये सारे टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग एरर है। चलिए, बिजनेस एनवायरनमेंट देखो 2 वर्ड से मिलके बना है, बिजनेस और एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस का एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट क्या होता है, अगर मैं पूछूं आप अपने एनवायरनमेंट से क्या समझते हैं? जो भी फोर्सेस आपके चारों ओर एग्जिस्ट करती हैं वो आपका एनवायरनमेंट है। जो भी फोर्सेस आपके चारों ओर एग्जिस्ट करती हैं, जो आपकी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, वो सब एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है। अब बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या है? बिज़नेस एनवायरनमेंट भी वही है, सारी की सारी वो फोर्सेस जो कि बिज़नेस के कंट्रोल के बाहर है लेकिन बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इम्पेक्ट करती है, उसको हम बिज़नेस एनवायरनमेंट कहते हैं। यानी बिज़नेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? वो सारी फोर्सेस जो कि बिज़नेस के कंट्रोल में नहीं है लेकिन बिज़नेस को प्रभावित करती है, बिज़नेस को अफेक्ट करती है, उन सब को हम बिज़नेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे कि कॉम्पिटिटर्स हो गए, जैसे कि आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें हो गई। अब फीचर्स करने से पहले एक बार हम डायमेंशंस कर लेते हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट की, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो, बिज़नेस एनवायरनमेंट को अगर आप क्लासीफाई करते हो ना, पहले ऐसे क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट वो है जिस पे बिज़नेस का कंट्रोल है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो है जिस पे बिज़नेस का कंट्रोल नहीं है। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या आता है? जैसे किसी कंपनी के ऑब्जेक्टिव, किसी कंपनी की पॉलिसी, वो कंपनी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकती है ना, तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है जो बिज़नेस के कंट्रोल में नहीं है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट या माइक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं, दूसरा मैक्रो एनवायरनमेंट या जनरल एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट या माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? जो हर बिज़नेस का अलग होगा। हर बिज़नेस के कस्टमर अलग होते हैं, हर बिज़नेस के कॉम्पिटिटर्स अलग होते हैं। तो ये सब क्या हैं? कॉम्पिटिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, ये सब स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में आएगा। जनरल एनवायरनमेंट में क्या आएगा? एनवायरनमेंट के वो सारे फैक्टर्स जो सभी के लिए सेम होते हैं, जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, ये सब क्या है? ये सब सभी के लिए सेम होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं जनरल एनवायरनमेंट। एक बार फिर एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। एनवायरनमेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब जिसके ऊपर बिज़नेस का पूरा कंट्रोल होता है, वो होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसे बिज़नेस की पॉलिसीज़, बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स, बिज़नेस के मेथड, ये सब बिज़नेस चेंज कर सकता है अपनी मर्जी से, तो ये होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब जो बिज़नेस अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता है, जिसके ऊपर बिज़नेस का कंट्रोल नहीं होता। ये 2 तरह का होता है, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और जनरल एनवायरनमेंट, या माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। तो माइक्रो एनवायरनमेंट या स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्या होता है? जो फर्म स्पेसिफिक होता है, यानी हर फर्म का अलग एनवायरनमेंट होगा। कैसे? जैसे हर फर्म के कॉम्पिटिटर्स अलग होते हैं, हर फर्म के कस्टमर अलग होते हैं, हर फर्म के सप्लायर अलग होते हैं। तो कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर, सप्लायर, ये किसका पार्ट होंगे? स्पेसिफिक एनवायरनमेंट का पार्ट होंगे। अब जनरल एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें क्या आएगा? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये सभी के लिए सेम रहेगा, सभी फर्म्स के लिए। अब मान लो गवर्नमेंट ने कोई इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज कर दी, तो वो सभी के लिए चेंज की ना, वो कोई एक बिज़नेस के लिए नहीं होगी, तो वो सभी पे इम्पैक्ट डालती है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के आगे 2 पार्ट होते हैं। अब जनरली हम सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ही एनवायरनमेंट बोलते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट का मतलब है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इंटरनल तो हमारे कंट्रोल में है ना, तो इसलिए इसको हम काउंट नहीं करते हैं। हम सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ही एनवायरनमेंट के तौर पे काउंट करते हैं। ठीक है। आई होप अब आपको एनवायरनमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया है। एक बार हम डायमेंशंस और देख लेते हैं। डायमेंशंस कह लो या फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूटिंग बिजनेस एनवायरनमेंट,
या बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो ये सब एलिमेंट्स होते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसको याद करने के लिए आप पेस्टल की वर्ड यूज़ कर सकते हो, उससे आप ध्यान रख सकते हो इसको। अच्छा, एक जैसे ये डायग्राम है, इस तरह के डायग्राम अगर आप पेपर में बनाते हैं तो आपके मार्क्स इम्प्रूव होते हैं, इसलिए कोशिश किया कीजिए कि अगर आप हर बड़े क्वेश्चन में एटलीस्ट एक डायग्राम बना पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। चलिए अब बात करते हैं हम डायमेंशंस कौन कौन सी होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ एनवायरनमेंट है। इसमें क्या आएगा, आपके मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितनी चल रही है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई कितनी चल रही है, लोगों की इनकम में क्या चेंजेस हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कैसी चल रही है, ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। ये बिज़नेस को कैसे इम्पेक्ट करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट का एग्जांपल लो। मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो बिज़नेस को अगर लोन लेना है तो लोन महंगा मिलेगा, तो ये बिज़नेस को इम्पेक्ट करती है। इन्फ्लेशन बढ़ गई, ये भी बिज़नेस को इम्पेक्ट करती है। बिज़नेस को जो रॉ मटेरियल है वो महंगा मिलेगा, अब रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा तो बिज़नेस के प्रॉफिट कम होंगे, उनको अपने रेट बढ़ाने पड़ेंगे। लोगों की इनकम अगर बढ़ती है तो बिज़नेस के लिए अच्छी बात है क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ेगी। स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस चेंज होते हैं। इसी तरह से रुपए की वैल्यू जब कम ज़्यादा होती है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ता है। अब $1 मान लो, एक तो 60 रुपये का है और $1 एक मान लो 95 रुपये का है, तो आप फ़र्क देख सकते हो। अब वहाँ अगर मान लो यूएस का कोई एक पर्सन आपको $1 देता है तो कहाँ तो आपको 60 रुपये मिलने हैं और कहाँ आपको 95 रुपीज़ मिलने हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। देन आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में आती है सोसाइटी से रिलेटेड एनवायरनमेंट। सोसाइटी की क्या कस्टम एंड ट्रेडिशन है, सोसाइटी की क्या वैल्यूज़ हैं, क्या सोशल ट्रेंड है, ये सब आता है सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे हर एक धर्म के अकॉर्डिंग आप देखोगे या हर एक रिलीजन के अलग अलग अपनी मान्यताएं होती हैं, उस हिसाब से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट जो हैं वो डिमांड में रहते हैं, ठीक है। तो सोशल एनवायरनमेंट पे बिज़नेस को इम्पेक्ट करता है किस तरह का, जैसे मान लो इंडिया के अंदर आप देखिए साड़ी की डिमांड ज़्यादा रहती है, ठीक है, लेकिन हो सकता है फ्रांस के अंदर साड़ी की डिमांड ना हो, बहुत कम हो। क्यों? क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट इस तरह का है, सोशल कल्चर इस तरह का है, तो कल्चर से रिलेटेड जो एलिमेंट है वो आपके सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं, ओके। देन आते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट यानी टेक्नोलॉजी में कैसी डेवलपमेंट हो रही है, कम्युनिकेशन के साधन कैसे हैं। अब देखिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक नई टेक्नोलॉजी आप मान सकते हो आया हुआ है मार्केट में। सोशल मीडिया की वजह से क्या है कि आप अपना बिज़नेस ग्लोबल लेवल पे कर पा रहे हो। छोटे से छोटा जो बिज़नेस ओनर है वो अपना बिज़नेस पूरे वर्ल्ड में पहुंचा सकता है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? कम्युनिकेशन टूल बेटर होने की वजह से, यानी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की वजह से। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो चीज़ों को बनाने की वे भी चेंज होता है, कॉस्ट कम होती है, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर बात आती है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखो अभी जैसे यूएस ईरान का युद्ध चल रहा है, ठीक है, या रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वॉर हो रहे हैं, तो वहाँ पे बिज़नेस जो है वो करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे डिमांड नहीं होती, वहाँ पे पता नहीं कब आपके बिज़नेस के ऊपर अटैक हो जाए। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो बिज़नेस ज़्यादा ग्रो करता है, और पॉलिटिकली स्टेबिलिटी रहेगी तो उस टाइम पे क्या होगा, एक पॉलिसी भी लंबे टाइम के लिए बनाई जा सकती है, तो गवर्नमेंट लंबे टाइम के लिए पॉलिसी बना पाती है। अच्छा, गवर्नमेंट का कैसा एटीट्यूड है बिज़नेस के लिए, ये भी देखना पड़ेगा। कुछ गवर्नमेंट प्रो बिज़नेस होती हैं, कुछ एंटी बिज़नेस होती हैं, तो बिज़नेस को लेके गवर्नमेंट का कैसा रुख है ये भी देखना होगा। देन लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में लॉज आते हैं आपके, जो भी कानून गवर्नमेंट पास करती है या कोर्ट ऑर्डर वगैरह आते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी बिज़नेस को इम्पेक्ट पड़ता है। कैसे? जैसे मान लो कोई लॉ पास हो गया कि भाई इस एरिया के इतने एरिया में आपको कोल माइनिंग नहीं करनी है, इस तरह का कोई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया या ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया, तो फिर आपका बिज़नेस अगर यहाँ पे है तो आपको अपना बिज़नेस बंद करना पड़ेगा। तो ये है लीगल एनवायरनमेंट। तो आई होप ये एनवायरनमेंट के डायमेंशंस आपको क्लियर हो गए हैं।
अब हम वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या आते हैं, सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को अगर आप टोटल करो तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जिन पे बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है। और एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी हो सकती है, या तो स्पेसिफिक होती है या जनरल होती है। हमने किया ना अभी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और जनरल एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को हम माइक्रो एनवायरनमेंट भी बोलते हैं और जनरल एनवायरनमेंट को हम मैक्रो एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। आपसे कोई पूछे स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में क्या आता है, तो क्या क्या आता है, कस्टमर हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, ये सब स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में आते हैं। जनरल एनवायरनमेंट में क्या आता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, ये सब जनरल फोर्सेस या जनरल एनवायरनमेंट में आता है। देन इंटर रिलेटेडनेस, देखो एक चीज़ दूसरे से रिलेट करती होगी। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है। कैसे, जैसे मान लो पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई, ठीक है, आपके यहाँ इलेक्शन हुए, पार्टी चेंज हुई, अब उस पार्टी के अकॉर्डिंग आपकी पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाएगी। इकोनॉमिक पॉलिसी हर पार्टी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी अलग बनाती है, तो उस अकॉर्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो गई। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के चेंज होने से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया, राइट। अब लोगों का मान लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनकी थिंकिंग में भी फ़र्क आता है, वो ज़्यादा सोशली अवेयर होते हैं, वो ज़्यादा सोशली आप कह सकते हो प्रोग्रेस करते हैं, तो सोशल एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। देन है डायनामिक नेचर, ये वर्ड मैंने आपको बताया था, बहुत बार आएगा आपके इस सिलेबस में। डायनामिक का मतलब होता है जो चीज़ समय के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है ना। अब यूएस ईरान का युद्ध छिड़ गया, तो ये एक डायनेमिक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया एकदम से, काफ़ी सारी चीज़ें, एकदम से गोल्ड का प्राइस बढ़ गया या एकदम से वैल्यू ऑफ रुपये कम हो गई। तो ये सब क्या बताते हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डायनेमिक इन नेचर होता है, यानी समय के साथ बदलता रहता है। देन अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब इसको सर्टेन नहीं है, फ्यूचर में एनवायरनमेंट में क्या होगा आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पूरी तरह से। थोड़ा बहुत आप अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करना कि भाई फ्यूचर में ये होगा, यूएस ईरान का युद्ध इतने दिन चलेगा, इतने दिन बाद बंद हो जाएगा, ये प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। देन कॉम्प्लेक्सिटी, एक दूसरे से रिलेटेड इतने होते हैं कि इनको समझ पाना मुश्किल होता है। अब जैसे यूएस ईरान के बीच युद्ध हुआ, उसका इम्पैक्ट पड़ा, क्रूड ऑयल महंगा हो गया, क्रूड ऑयल महंगा हो गया, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो खाने पीने की सारी चीज़ों के प्राइस बढ़ गए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। तो अब देखो कहाँ तो यूएस ईरान का युद्ध और कहाँ हमारे खाने वाली चीज़ें, दोनों में रिलेशन हो गया। यानी कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर सारे एक दूसरे से इतना रिलेट करते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी होती है इनको समझने में, ठीक है। यही नेक्स्ट में दिया आपको रिलेटिविटी, कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये फैक्टर्स, ठीक है। तो आई होप ये फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट हम करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने की ज़रूरत क्यों है। हमने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा, अब हम कहते हैं कि कोई भी अच्छा बिजनेस अगर उसको सक्सेसफुल होना है तो उसके अपने एनवायरनमेंट की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसको अपने एनवायरनमेंट की अच्छे से नॉलेज नहीं है तो वो बिज़नेस फेल हो जाएगा। तो अब ये बात आती है कि अगर हम बिज़नेस एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं तो क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कोई भी पॉजिटिव चेंज जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हो, वो अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपने देखा मतलब मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड है, आपने वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, तो हम कहेंगे आपने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, आपने वो अपॉर्चुनिटी पकड़ ली, ठीक है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज किसको बोलते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज वही है कि आपने देखा मार्केट में ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है और इस प्रोडक्ट को कोई अभी बना नहीं रहा तो हम बनाते हैं, तो आप क्या हो गए, फर्स्ट मूवर, आपने सबसे पहले बनाया। तो ये कब पॉसिबल हुआ, जब आपने एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, तभी तो आपको पता लगा कि इस प्रोडक्ट की डिमांड है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना क्यों ज़रूरी होता है, ताकि हम अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएँ। दूसरा,
थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ। अब थ्रेट्स क्या होते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ पॉजिटिव होती हैं, थ्रेट्स होते हैं नेगेटिव, यानी कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ जो बिज़नेस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है, बुरे तरीके से अफेक्ट कर सकती है, तो उसको हम बोलते हैं थ्रेट। जैसे मार्केट में ये चेंजेस होने वाला है, ये हमारे लिए थ्रेट है। नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, नया प्रोडक्ट आ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाएगा, ये क्या है, एक थ्रेट है। तो अगर आप एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे तो आपको पता रहेगा कि बिज़नेस के लिए कौन कौन सी थ्रेट्स हैं, और फिर आप उन थ्रेट्स को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये यूज़फुल रिसोर्सेज को टैप करने में हेल्प करता है। अब जब आप बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी करोगे तभी आपको पता लगेगा रॉ मटेरियल कहाँ से मिलना है, पावर, वाटर, लेबर, ये सब कहाँ से मिलना है, क्या मार्केट में रेट चल रहा है इन सब का, ये सब चीज़ें आपको कहाँ से पता लगेंगी, जब आप बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगे तभी पता लगेंगी। देन रैपिड चेंजेस, जो लगातार चेंजेस होते रहते हैं मार्केट के अंदर, अगर आप उसको स्टडी करोगे तभी आप उसके साथ कोप कर सकते हो। अगर आप एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनको देख ही नहीं रहे तो आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी भी नहीं बना पाओगे। वही नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लानिंग करने में ये हेल्प करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि आप देखते हो कि बिज़नेस में अच्छा फ्यूचर में इस तरह का चेंज आ सकता है, तो मैं मेरा इस तरह से प्लान बनाता हूँ, इस तरह की पॉलिसी बनाता हूँ। तो यानी प्लानिंग में ये हेल्प करता है। और लास्ट है कि ये परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर आप बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी किए अपनी पॉलिसी बनाओगे तो वो पॉलिसी फेल हो जाएगी। अगर आप पढ़ के उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाते हो तो वो पॉलिसी आपकी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट। अच्छा, अब बात करते हैं, एक टॉपिक आपका अलग से दिया हुआ है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएंगी। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आता है, देखो सबसे पहले स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। कोई भी कंट्री कैसा है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या डेवलप्ड है। ठीक है, जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ मान लो अफ्रीका के काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं। डेवलपिंग कंट्री में हमारा इंडिया आ गया, और डेवलप्ड कंट्री में जैसे यूएस वगैरह कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आती हैं। तो पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी कंट्री किस तरह की है। क्यों देखना है, क्योंकि हर जगह प्रोडक्ट की डिमांड अलग अलग होगी। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में अलग तरह के प्रोडक्ट की डिमांड होगी, डेवलपिंग में अलग तरह की डिमांड होगी, और डेवलप्ड में और अलग तरह की डिमांड होगी, क्योंकि लोगों का जैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, जैसा वो कमाते होंगे, उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी में दो मेन पॉलिसी है आपके पास, एक फिस्कल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट क्या करती है ये बताती है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कि कितना पैसा उसको कहाँ से मिलेगा और कहाँ वो स्पेंड करेगी। तो बेसिकली जो आपका बजट बनता है, आपने सुना होगा ना, जो गवर्नमेंट बजट पेश करती है वो फिस्कल पॉलिसी का एग्जाम्पल है, मतलब फिस्कल पॉलिसी का आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव है। तो बजट में गवर्नमेंट क्या बताती है, बजट में गवर्नमेंट यही बताती है कितना पैसा कहाँ से लिया, कहाँ से कहाँ हम स्पेंड करेंगे, एजुकेशन पे कितना स्पेंड करेंगे, हेल्थ पे कितना करेंगे। तो फिस्कल पॉलिसी भी बिज़नेस को इम्पेक्ट करती है। मान लो गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली कि जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे हम उनको सब्सिडी देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपकी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली है तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो डिमांड है वो फ्यूचर में बढ़ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे रही है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है। वैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है अब जो बनाती है, आरबीआई मेनली आप मान सकते हो। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो बनाती है, इसके अंदर वैसे ये इकोनॉमिक्स में आप कंसेप्ट पढ़ते हो, मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है, यानी मनी मार्केट में कम देना है ज़्यादा देना है, तो इसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट वगैरह तय होती है। और मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट रेट कैसे बिज़नेस को इम्पेक्ट करती है। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आपको लोन महंगा मिलेगा, बिज़नेस करना महंगा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। हमारी इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ होती हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ होती हैं और मिक्स्ड इकोनॉमीज़ होती हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में हम बोलते हैं वो इकोनॉमीज़ आती है जहाँ सिर्फ प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में वो इकोनॉमीज़ आती हैं जहाँ सिर्फ पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर काम कर रहा है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिल के
काम कर रहे होते हैं। तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, आपको पता है कई सारी PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं हमारे पास, जो कि जैसे इंडियन ऑयल वगैरह है। तो ये क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बताते हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर भी है यहाँ पे और यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर भी है। कुछ चीज़ें में गवर्नमेंट सेक्टर काम कर रहा है, कुछ चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, कुछ में दोनों काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इंडाइसिस। इकोनॉमिक इंडाइसिस यानी इंडेक्स जो हैं आपके, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट कितनी है, ठीक है, CPI WPI ये आते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये सब कुछ आता है। उसके अलावा आपके स्टॉक मार्केट के इंडेक्स कैसे हैं, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स, आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लाइट क्या 24 घंटे रहती है, नहीं रहती, बिजली पानी इन सब की व्यवस्था कैसी है। क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है ना किसी भी कंट्री का, तो वहाँ बिजनेस ज़्यादा आता है। अगर मान लो रोड ही अच्छी नहीं बनी हुई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, तो वहाँ पे कोई अपना बिजनेस क्यों इस्टेब्लिश करेगा, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंडिया के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में अगर आपको लिखना है तो आप ये सारे फैक्टर्स लिख सकते हैं। अब देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो 1991 के अंदर इंडिया ने LPG रिफॉर्म किए थे। LPG का मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्या मीनिंग है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लिबरल का मतलब होता है ढील देना, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब है ढील देना। ढील कैसे देना, जैसे पहले क्या था, लाइसेंस सिस्टम था कि आपको छोटा सा बिजनेस भी शुरू करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको परमिट लेना पड़ेगा, कोटा फिक्स होता था कि इतना ही आप प्रोडक्शन कर सकते हो। लेकिन लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, ये लाइसेंस, परमिट, कोटा, ये सारी चीज़ें जो है ये बंद की गई। यानी बहुत सारी बिज़नेस जो आपको पहले शुरू करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, और लाइसेंस लेने के लिए क्या होता था, रिश्वत वगैरह देनी पड़ती थी, वो बंद कर दिया गया, ठीक है। देन बात आती है प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है गवर्नमेंट देखो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल देना। ज़्यादा रोल कैसे दिया जा सकता है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज़। काफ़ी सारी पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट की कंपनीज़ थी, उनका डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का उल्टा है ये। एक्चुअल में डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि मान लो आपकी कंपनी में 100% गवर्नमेंट की कंपनी थी वो, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 50% हिस्सा अपना दे दिया, किसको, प्राइवेट सेक्टर को। तो हम क्या कहेंगे, ये डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है इसका, ठीक है। और अगर प्राइवेट ओनरशिप 50% से ज़्यादा हो जाए, मान लो 51% हो गई, तो हम कहते हैं कि वो प्राइवेटाइजेशन हो गया, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट अपना शेयर कम करके प्राइवेट सेक्टर को अगर देती है तो उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो उस टाइम पे काफ़ी सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी जो कि बुरे हाल में थी, तो उनको प्राइवेटाइज किया गया। देन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक इकोनॉमी को बाकी वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ना। कैसे जोड़ना, इसमें देखो गुड्स यानी सामान एक जगह से दूसरी जगह आए, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। कैपिटल, पैसा एक जगह से दूसरी जगह आए, हम दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करें, दूसरे कंट्री हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें। लोग एक जगह से दूसरी जगह आए, इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह आए, ये सब कुछ ग्लोबलाइजेशन में आता है। जैसे आज के टाइम पे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन है, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा है आज के टाइम पे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है आज के टाइम पे, पहले के कंपैरिजन में कैपिटल मूवमेंट ज़्यादा है, यानी लोग पैसा एक दूसरे कंट्रीज़ में लगाते हैं, लोग खुद जाते भी ज़्यादा हैं एक दूसरे कंट्री में। अच्छा, नेक्स्ट इसमें इंपोर्ट लिबरलाइज किया गया, यानी इंपोर्ट को थोड़ा वो किया गया कि इंपोर्ट करने के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर, उसको हटाया गया, ठीक है। और रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है ड्यूटीज़ या टैक्सेस जो कि इंपोर्ट वगैरह पे लगते हैं। अब आप इंपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, उन टैक्सेस को कम किया गया ताकि आप और इंपोर्ट कर पाएँ। तो ये सब कुछ LPG रिफॉर्म्स के अंदर था। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर है। ये चैप्टर हमारा इसी के साथ समाप्त होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।